नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो लोकसभा 2024 का ये दंगल जारी है और पूरे देश की 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग चल रही है। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कांग्रेस सपा का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान होने का भी अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 की 29 सीटों पर आगे चल रही है और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट यानी कि विदिशा सीट की बात करें तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान को 4 लाख की लीड मिलती हुई भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो ये सीट है कोरबा जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस इस समय इस सीट पर आगे चल रही है। तो वही भूपेश बघेल 32,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये अभी तक के आंकड़े हैं। 1 बजे का समय हो चुका है और अब ये जो रुझान सामने आ रहे हैं धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होते जाएंगे। तो 542 लोकसभा सीटों पर अब काउंटिंग चल रही है और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो चलिए राजनीतिक चर्चा के साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सर। शुक्रिया प्रीता। जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे स्क्रीन पर अभी वैसी जो तस्वीर है वो दिख नहीं रही। जो 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। डॉक्टर वाजपेयी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है, भूपेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है शरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, शरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे डॉक्टर वाजपेयी से। डॉक्टर वाजपेयी, एमपी तो बिल्कुल जो जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही निकला, लेकिन बाकी की जो हिंदी पट्टी है वहां इस तरह का अभी तक रुझान, हम ये नहीं कहेंगे कि नतीजे हैं, रुझान उस तरह से हिंदी पट्टी में वैसा क्यों नहीं लगा? क्या आपका आकलन है? देखिए, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि नेहरू जी को एक बार समय मिला था, उसी प्रकार का इतिहास ये दोहराया जा रहा है कि तीसरी टर्म में वे प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बहुमत की सरकार लेकर बनेंगे और कंफर्टेबली हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 29-0 का जो है, जो हमारा एक्सपेक्टेड भी था, हम उसी लाइन पर हैं। और जो आपका मूल प्रश्न है कि हमारी जो लगभग 49 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो कम होती दिख रही हैं पिछली बार से, और उन सीटों में हम देखें तो बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के वो इलाके ज़्यादा हैं जहां पर हमें लगता है कि जाति के आधार पर, या हम कहें कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर चीज़ें ज़्यादा रही हैं। और स्वाभाविक है कि वो आंच मध्य प्रदेश की राजनीति पर कभी हावी नहीं रही है। मध्य प्रदेश एक प्रकार से जातिगत राजनीति से दूर है। उत्तर प्रदेश का कुछ बेल्ट उसमें शामिल है, राजस्थान का शामिल है और पश्चिम बंगाल का तो सबको पता है। हरियाणा में भी कुछ जगह पर आपको पता है कि अधिकांश जगह किस प्रकार के समीकरण होते हैं। तो हम जो भी नतीजे आएंगे उसको देखेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे। पर नेशनलिस्ट या हम कहें विचार के आधार पर राष्ट्रवादी पोलिंग जहाँ हुई है, हमें लगता है हमें वहाँ हमारी सरकार की वजह से हमको मजबूत सफलता मिली है। एक बार भूपेंद्र जी को इन करता हूं। भूपेंद्र जी, मुझे याद है कल आप थे हमारे साथ डिबेट में और कल आपने कहा था कि एग्जिट पोल जो है ये सही नहीं होंगे और मैं कल आपसे इस पर बात करूंगा। तो पहले तो आपकी टिप्पणी उस पर, और दूसरा ये कि ठीक है कि आपका जो गठबंधन है वो उसको अच्छी बढ़त दिख रही है, साथ साथ निर्णायक भले नहीं हो लेकिन बढ़त दिख रही। एमपी में कहां चूक हो गई? देखिए, चूक तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से अभी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अभी समय है और हमें उम्मीद है कि जो चीजें हमने आपसे कल कहा था, मैंने तो आपको कल भी नंबर इसीलिए नहीं बोला था कि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो है किस दिशा में चीजें जा सकती हैं और किस तरह से जो है चीजों को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो वो कोई, इसलिए मैं कोई कमिटमेंट आपसे नहीं
और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश ने जो है एक आवाज को सुना है और उसी दिशा में देश ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। जो एक तानाशाही की और जो दमनपूर्ण राजनीति है, उस दमनपूर्ण राजनीति को लोगों ने खारिज किया है। लोगों ने महंगाई बढ़ाने वाली, और आप देखें कि वोट खत्म भी नहीं हुई, वोट जैसे ही आखिरी वोट खत्म हुआ 7वें चरण का 2 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया, फिर 5% तत्काल टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। जनता ने ये देख लिया है कि इस सरकार की जो हठधर्मिता है, इनके लिए जनता के वोट की कोई कीमत ही नहीं, और ये उस पर निर्भर भी नहीं है, इन चीजों पर निर्भर है, इसीलिए इस तरह के क्रूर निर्णय और फैसले करते हैं। वो जनता ने समझ लिया है, और जब समझ लिया है तो उसी दिशा में जो है जनमत आगे बढ़ रहा है। छिंदवाड़ा एक बहुत चर्चित सीट थी। छिंदवाड़ा के मामले में अभी भी लगातार जो नकुल नाथ है वो पीछे चल रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीता बताएंगी कमलनाथ ने कुछ टिप्पणी की है उस पर। तो बिल्कुल, मतगणना से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा पर बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए, उसको लेकर कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है। बीजेपी के अब की बार 400 पार के दावे पर भी कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले 230 तो पार कर ले बीजेपी। यहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बयान कमलनाथ ने दिया है। देखिए, जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है मैं स्वीकार करता हूँ। जो आज इंडिया के उलझान आए हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं, और इंडिया को दूसरों के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 400 पार, ये तो अभी 230 पार कर रहे हैं पहले। तो मान लिया कमलनाथ ने कि हाँ अभी जो नतीजे आए, अभी हालांकि नतीजे नहीं है, वो रुझान है, लेकिन चूंकि निर्णायक सी बढ़त दिख रही है तो उन्होंने शायद ये मान लिया कि छिंदवाड़ा में तो चूक हो गई, और एक बड़ी बात कही कि भाई गठबंधन को प्रयास करना चाहिए। सरमन अकेले को इन करते हैं। सरमन जी, आपको उम्मीद थी इस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो माननीय प्रेमी जी उम्मीद नहीं थी। ये था कि 2-3 सीटें कांग्रेस निकालेगी, जिस तरह की ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी, और जिस तरह से कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह या नकुल नाथ ने, और छिंदवाड़ा तो परंपरागत रूप से कमलनाथ की सीट है। लेकिन जो एग्जिट पोल या जो ओपिनियन पोल के संदर्भ के हिसाब से जो बात चल रही थी, उस पर मेरा बहुत पहले से और कल भी आपके चैनल पे भी और बाकी जगह भी मैंने इससे सहमति जताई नहीं थी। उसके कारण थे, कारण ये था कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एग्जिट पोल सही नहीं निकले, इसके पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सही नहीं निकले, और इसके पहले जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया साइनिंग का 2004 में बहुत दौर था और रिजल्ट्स बिल्कुल उलट आए थे। इसके मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, मैं मैं जो चैनलों पे मैं अपनी एक पुस्तक है मीडिया में चुनावी सर्वेक्षण, एक भारतीय परिदृश्य, इसके लेखक है एन भास्कर राव, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको छापी है। ठीक है, इसके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ लगभग 400 पेज की पुस्तक है, और इसके लेखक जो है ना वो लगभग 75 साल उनकी उम्र है, और सीएमएस के संस्थापक हैं वो। ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, मतदान पर असर डालते हैं, चुनाव अभियान और मतदान की प्रक्रिया पर असर डालते हैं। इसकी जांच होना चाहिए कि चुनाव अभियान तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए थी। जांच होना चाहिए। ओपिनियन पोल दोनों ही बीजेपी को भारी मतों से आगे ले जा रहे थे। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, जाने माने लेखक निक मून ने अपनी पुस्तक ओपिनियन पोल हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में कहा है कि जनमत सर्वेक्षण अच्छे या बुरे के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गुम्फित हैं। ये चुनाव को भेड़चाल के स्तर तक या रेस के स्तर तक गिराकर पूरे लोकतंत्र को दूषित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो अभियान होता है चुनाव अभियान और वास्तविक मतदान पर जो अंतर आता है, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर भारत का कोई कानून काम नहीं करता। मीडिया पर कानून काम करता, डॉक्टरों पर कानून काम करता, नेताओं पर कानून करता, लेकिन इनके लिए बस एक ईसीआई की गाइडलाइन है। ठीक है, इस पर नतीजे के बाद भी बहस कर लेंगे। सर, एक बार जरा डॉक्टर वाजपेयी को अभी हाल का जो पूरा गरमाया हुआ है सियासी माहौल, उसकी तरफ फिर से मोड़ देते हैं। तो डॉक्टर वाजपेयी, 2-1 जगह ऐसी थी जो ये मान के चल रही थी, जैसे शर्मन जी ने भी कहा, और ये एक आकलन आ रहा था कि कुछ एक वीकर सेक्शन है आपके, जिनमें मुरैना भी था, अभी भी वहाँ फाइट थोड़ी नेक टू नेक है। मंडला अभी इंप्रूव हुआ, अभी से पहले तक कम था मार्जिन, लेकिन अभी 57 जा रहे, यानी ठीक ठाक मार्जिन है। हालांकि अभी भी बहुत दौर की गणना वह बाकी है।
तो उम्मीद तो है कि पूरा 29 का 29 ही बना रहेगा। कमलनाथ जी ने कबूल भी कर लिया अभी, हालांकि नतीजे नहीं आए इन तीनों मसलों पर। आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो कुछ एक क्षेत्र जैसे अनुसूचित जाति के या जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस का झूठ, झांसा, धोखा ये चल जाता है कभी कभी। तो इनकी जो बेकार की बातें हैं वो थोड़ा बहुत इन पर असर कर। ये भूपेंद्र जी की भाषा में जवाब दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा करना जी। तो कभी कभी क्या है, उनके सुर में लाना पड़ता है। लेकिन आज वो जेंटल तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, आप उनको उकसा दोगे तो फिर वो भी बोलने लगेंगे। खैर बोलिए। नहीं, वो आप रिवाइड करके देखिएगा, वो बोल चुके हैं, इसीलिए मैंने। अच्छा, बोलिए। कोई दिलचस्पी अब नहीं है इस समय जी। और दूसरा, लेकिन बहरहाल मैं फिर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी जितनी सीटें गठबंधन की कम हो रही है, उससे डबल सीटें लगभग इंडी गठबंधन को मिल रही हैं। तो ये भी संकेत दिखाता है कि हमारी सीटों की संख्या का कम होना उतना कम ज्यादा नहीं है जितना कि जो अदर्स और विपक्ष के गठबंधन का कंसोलिडेट होना टेक्निकली रहा है। और एनालिसिस में शाम तक आंकड़े आएंगे जिसमें आप देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार जो युति बनी है जिसमें विभिन्न प्रकार के और स्वभाव के लोग इकट्ठे हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए, तो वो आपस में मिलते जुलते तो नहीं है, लेकिन उनका जो इकट्ठा होना है वो उनके लिए थोड़ा सा फलदायी रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और फिर अगेन उन्होंने जो कैंपेन में कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, या हम कहें मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों के लिए जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई है, उसका असर कुछ सीटों पे हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता। हम और सजग होके, बेहतर होके तीसरे टर्म में हम बड़े पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं प्रवीण जी। तो हम तो बहुत अच्छे से सरकार बनाने जा रहे हैं। संख्या हमने आपको बता ही दिया कि करेक्टेड है, बिल्कुल सही है, वी एक्सेप्ट दैट थिंग। और हम उसमें उससे जो संकेत और संदेश मिल रहे हैं उस पर काम भी करेंगे। हम इतनी आसानी से भूपेंद्र जी की पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। भूपेंद्र जी आपकी पार्टी को अभी कर लेते हैं। भूपेंद्र जी आपकी पार्टी को बहुत आसानी से वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात मैं ये इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने डॉक्टर वाजपेयी से भी शुरुआत में सवाल किया था कि यूपी आपके गठबंधन ने ठीक किया अभी तक के रुझान के हिसाब से, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, नतीजे नहीं। आपने महाराष्ट्र ठीक किया, बाकी के स्टेट में भी ठीक किया। एमपी क्या वजह है जो एमपी उस प्रवाह में बहा नहीं जिस प्रवाह में बाकी की हिंदी पट्टी बही? पहले तो मैं जो है बधाई दे दूं श्री डॉक्टर साहब को, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भले ही इस ग्रुप ने स्वीकार किया कि हमने भ्रम फैलाया, मगर इन्होंने ये मान लिया कि हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों ने जो है जनता पर असर किया और जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया। इसके लिए बड़ी बधाई। बीजेपी में बड़ी मुश्किल से कोई सच बोल पाता है, भैया ने बोला तो ये बहुत ही स्तुत्य है। और इन्हें जो है तो बीजेपी ने तत्काल जो है किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनाए। इतनी अच्छी बात बोलने के लिए मैं इनका बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ख्याली पुलाव अभी भी खा रही है, और जिस धारा में ये बात इन्होंने कहा कि साहब जो है हम लोग जातिवाद के आधार पर भ्रम फैलाते हैं, हम लोग जो है विकास के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, हम लोग गरीब दलितों को भ्रमित करते हैं। और साथ में इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, कि चूंकि जो है वोट इकट्ठा हो गया है इसलिए बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो जो इनका फायदा काय में होता है, जब तक ये लोगों को डिवाइड करके रखते हैं, जब तक ये लोगों को जो है बिखरा के रखते हैं, जब तक ये लोगों में हीनता की भावना, वैमनस्य की भावना और जो है लड़ाई करने की भावना, नफरत की भावना फैलाते हैं, तो बिखरा रहता है तो इनके बल्ले मजे हो जाते हैं। तो पहली बार देश में ऐसा प्रयास हुआ कि इनकी नफरत, इनकी घृणा, इनका जो है विद्वेषपूर्ण प्रचार, ये सारा जनता ने अस्वीकार किया और एक होने की चेष्टा की। अब चेष्टा कर रहा है तो देश एक भी होगा और इसके परिणाम और अच्छे भी आएंगे, और अभी भी तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी समय है, और संभवतः जो है हम सरकार बनाएंगे, संभवतः सरकार बनाएंगे। संभवतः मैं रोकूंगा जी, एक ब्रेकिंग है। मैं हमारी सहयोगी प्रीता से कहूंगा कि
दर्शकों से उसको व्यवस्था बिल्कुल कराएं। प्रवीण जी, और ये बड़ी खबर इंदौर से है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। शंकर लालवानी अभी इस समय 9,48,603 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि शंकर लालवानी यहां पर ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि नोटा को भी लोग चुन रहे हैं, नोटा में भी वोट पड़ रहे हैं। नोटा को अब तक 1,70,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार उनकी जीत का मार्जिन काफी ज्यादा होगा, 9 लाख से ज्यादा वोटों से वो इस समय आगे। हालांकि इंदौर इस तरह के नतीजों के लिए एक तरह से प्रत्याशित भी था। एक बार सरमन जी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, बीजेपी ने यहां पे जो किया वो बाकी स्टेट की तुलना में कुछ ज्यादा ही किया। जैसे बहुत सारे लोग उन कांग्रेस से टूट के भाजपा में आए, छिंदवाड़ा में भी आए। ये जो हम सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो तो था ही इंदौर का मामला पूरा। फिर भी वो नुकसान उसे यहां बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि जिस तरह की भी बात थी कि भी पब्लिक ने देखा होगा, मतलब भाव उनका इसी तरह का था, वैसा नुकसान यहां नहीं हुआ बीजेपी में। 29 की तरफ बढ़ रही बीजेपी। देखिए माननीय प्रवीण जी, चुनाव में हार जीत महत्वपूर्ण होती है। अब आप 10 लाख से जीते हैं या 2,000 वोट से जीते हैं, एक से जीते तो भी जीते। तो माननीय भूपेंद्र जी अपने आप को मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कांग्रेस छिन्न-भिन्न मध्य प्रदेश में हो चुकी है कमलनाथ जी के बाद। आज कांग्रेस को बचाने की जरूरत है, कांग्रेस के नेताओं को, उनके कैडर को और हाईकमान को। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश का संगठन कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है और अभी से नहीं है, लंबे समय से है। स्टार्ट और ये मार्कशीट बता भी रही है, यदि ये मार्कशीट शाम तक रही तक, तो ये बता रही है डिस्टिंक्शन है सारे सब्जेक्ट में। बिल्कुल, तो ये सच है। और वो उनके नेता 2 लाख से जीतते थे तो वो 4 लाख की लीड लेने के लिए काम किया। कांग्रेस का नेता 1 लाख से हार रहा तो 90,000 से हार जाए। छिन्न भिन्न ऐसी स्थिति कि देखने की स्थिति में मतलब लोग कह रहे थे कि किस तरह से चुनाव लड़ रहे। कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई लय नहीं था, कोई प्रचार का कोई मटेरियल नहीं था, कोई नेताओं के दौरे नहीं थे। जो एक औपचारिकता रहती उस तरह की कैंडिडेट अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे थे। वो कैंडिडेट अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के कारण यहां तक पहुंचे। अब मैं अपने मूल उस पर आता हूं माननीय प्रवीण जी। मैं जो उसका जो संदर्भ दे रहा था किताब का, उसके बाद ईसीआई का संदर्भ दिया था। तो ईसीआई की एक गाइडलाइन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसमें यदि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में किसी तरह का कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों या एक, इसका प्रावधान है। योगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर, कांग्रेस, बीजेपी, एंटायर भारत के लोगों ने इसका वायलेशन किया है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई आप ऐसा, भाई आप ट्वीट कर रहे हैं आप 3 दिन पहले कि हमारी इतनी सीट आ रही, एग्जिट पोल से राज्यवार नतीजे बता रहा, बीजेपी कह रही हमारी इतनी सीट आ रही। इसलिए मैंने संदर्भ का। और दूसरा क्या है कि देखिए जो जिस तरह से नैरेटिव सेट किया था ना प्रशांत किशोर ने, योगेंद्र यादव ने, ये भारत के मतदाताओं को, मतदान प्रक्रिया को दूषित करने का काम किया। इसलिए मैं ये बार बार बात कह रहा हूं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, निक मून का मैं उल्लेख इसलिए कह रहा हूं कि जब ब्रिटिश में जब ये एग्जिट पोल का प्रचलन चालू हुआ था ना, तो ये सारी की सारी तैयारी उसका बहुत अध्ययन करने के बाद ही निक मून ने लिखा है। एक बार डॉक्टर वाजपेयी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, डॉक्टर वाजपेयी, ये एक बड़ी बात है कि अगर मैं कहूं कि भाई बाकी जगह बारिश हो रही है, एमपी के सर में छाता लगा लिया आपने, वो बारिश से अभी तक तो बचा हुआ दिख रहा है एमपी की। भाई कुछ एक हिंदी पट्टी में बारिश हुई, आपने बिल्कुल सेव कर लिया एमपी को। इसे क्या मानते हैं आप, कौन सा एजेंडा ऐसा यहां मध्य प्रदेश में काम किया होगा जो लगी जो बाकी के स्टेट में, खासतौर पर यूपी में नहीं कर पाया? देखिए, मैंने प्रवीण जी पहले वक्तव्य में कहा, मैं और उसको खुलकर बोलता हूं कि आप मध्य प्रदेश में भी आप सीटों को देखेंगे जहां अंतर कम दिख रहा है आपको अभी, वो सीटें वो हैं जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति या मुस्लिम बहुल या इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। और ये वो सेक्टर है, मैं फिर कह रहा हूं, जो जिनको कांग्रेस बरगलाने का प्रयास करती है। और देश में भी ये पॉकेट्स जो हैं उसमें कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, संविधान को लेकर भ्रम फैलाया, हिंदू मुसलमान को लेकर फैलाया। तो ये जितना डिवीजन इस प्रकार की बातों में कर सकते, करने का प्रयास करते हैं, और वहीं पर इनको सफलता मिली। इसीलिए इन्होंने छोटे दलों का या इंडिपेंडेंट का वोट बैंक खाया है। अभी आप शाम तक एनालिसिस देखना, मैं बहुत करीब से देख रहा हूं, तो हमारा वोट बैंक बहुत खिसका हुआ ऐसा नहीं है।
और इसीलिए हमारी जो संख्या है गठबंधन की, हमारी संख्या उतनी कम नहीं हो रही है जितनी गठबंधन की संख्या बढ़ रही है। इसको समझिए इसको। तो इसका मतलब जो अन्य का फैक्टर है, वो अन्य का फैक्टर जिन कमजोर लोगों का है, वहां पर जाके इन्होंने डरा कर, लोगों को अंदर भ्रम फैलाकर करने का एक प्रयास किया है। ये बहुत लंबा थोड़ी ना चलता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इसका कोई बहुत प्रभाव आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता जानती है और वो जातिगत वैमनस्यता में पड़ती नहीं है, जिसमें ये उलझा के बार बार लोगों का मत विभाजन करते हैं कांग्रेस वाले। इसको इससे डराएंगे, इसको उससे डराएंगे। तो चूंकि यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण है, हम उसको मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के वैमनस्यता वाले विषय नहीं चलते हैं। यहाँ पर तो सड़क, बिजली, पानी, इसके ऊपर चुनाव होता है। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, गुजरात में, उड़ीसा में आपको इन चीजों का असर नहीं दिख रहा है। लेकिन जहां पर जातिगत राजनीति का स्कोप है, वहां जाकर कांग्रेस के नेता बरगलाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और वहां भूपेन जी को इन करते, भूपेन जी शब्द से तो नहीं कहा, भाव उनका ये उच्चारित हो रहा है कि आप कोई सवा शेर थे नहीं, वो तो पाव आ गए आपके साथ तो सवा हो गए आप लोग। माने ये जो फिगर जिस तरह के बता रहे हैं, मतलब आपका रोल नहीं है, गठबंधन के सहयोगियों का रोल है इसमें। हेलो, सुन पा रहे हैं आप भूपेन जी? फोन कट गया साहब। सुन पा रहे हैं आप मेरा सवाल? आप सुन पाए कि नहीं? संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर से सरमन जी को इन करते हैं। सरमन जी, एक महत्वपूर्ण डिस्कशन, चूंकि हमारा रीजनल चैनल एमपी छत्तीसगढ़ का, लिहाजा वाजिब है। अब क्या भूमिका दिग्विजय सिंह, यदि नतीजे इसी स्पीड में बढ़े तो अभी मार्जिनल जो है वो लीड अभी नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा तो शायद मेरी समझ से गई और ये भी राजगढ़ भी जाने जैसी स्थिति में है। क्या भूमिका फिर अब दो बड़े नेताओं की जो किसी वक्त में नीति नियंता होते थे पार्टी के? अब देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी का तो अभी राज्यसभा का कार्यकाल शेष है और वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने खुद भी कह दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने तय किया तो उनको तो बहुत ज़्यादा हाईकमान अपने नज़दीक रखेगा, क्योंकि हाईकमान को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है। लेकिन कमलनाथ जी का कद पार्टी में है और सीट हारना अलग बात है, लेकिन उनका जो पार्टी के लिए योगदान है, पार्टी में उनकी जो ज़रूरत है वो चलना, ऐसा पार्टी के लोगों का मानना है, चलती रहेगी। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए, ये जो चुनाव इस बार का जो हुआ है ना मध्य प्रदेश में, मैं फिर कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी 30 साल से राजगढ़ से कटे हुए थे, अचानक चुनाव के लिए आ गए आप, स्थिति आपने देख ली। कमलनाथ जी विधानसभा चुनाव में लगे रहे पूरे समय, वो भी छिंदवाड़ा से कटे हुए थे। उनके पुत्र नकुलनाथ, वो उतना ज्यादा जनता से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन 7 सीटें जीती साहब उन्होंने। आंधी में जब बीजेपी की आंधी चली तो 7 की 7 जिता लाए थे विधानसभा में। देखिए, विधानसभा तो लगता था कि जनाधार नहीं। देखिए, एक ऐसा भी संदर्भ है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव साथ हुए। लोकसभा के लिए सेंटर को वोट किया मतदाताओं ने और विधानसभा के लिए राज्य की पार्टी को वोट किया है। तो ये मतदाता बहुत जागरूक है, भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, इसलिए मतदाता अपने अनुसार। और मतदाता ने इस बार क्या किया माननीय प्रवीण जी, कि स्थानीय उम्मीदवार को देखा, कोई राष्ट्रीय विषय नहीं चला, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं चला। वैसे पुलवामा हो गया या सर्जिकल स्ट्राइक हो गई या राष्ट्रवाद हो गया, ऐसा नहीं चला, या प्याज हो गया। इस बार बहुत नैरेटिव सेट हुए लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाए। चाहे रामलला की बात करें, 370 की बात करें, महंगाई की बात करें, संविधान की बात करें, न्याय की बात करें, मतदाताओं ने कहीं राहुल गांधी तो भूपेन जी के पास यही सवाल लेके जाता है। भूपेन जी, जो शर्मन जी की बात से ध्वनित हो रहा है वो ये हो रहा है कि वोटर ने कैंडिडेट देखे, तो अगर मान लीजिए 29 पिछड़ रहे हो आप, तो 29 कैंडिडेट जो है वोटर को ठीक नहीं लगे, एक ये। और दूसरा जो बात आप सवाल सुन नहीं पाए थे, डॉक्टर वाजपेयी की बात से ऐसे ध्वनित हो रहा था कि आप कोई शेर नहीं हो। ये जो आपको इस गठबंधन के लोग मिल गए, जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन्होंने आपको पाव मिल गए, मतलब आपको, तो आपको सवा शेर बना दिया। अच्छी वाजपेयी ने मगर पूजा अच्छी कराने की कोशिश करते हैं वो, इसलिए बीजेपी इनको जो है आजू बाजू रखती है, नहीं तो इनका काम पहले ही डाल देती हो। तो इन्होंने जो ये मंत्र पढ़ा है, मैं इस पर जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का गठबंधन है 27 पार्टियों के साथ और हुजूर की पार्टी का गठबंधन है 36 पार्टियों के साथ। तो ये जो आसपास कौन जोड़ रहा है ज्यादा, तो आप अगर फेल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा, आप उनकी उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतर रहे और इसीलिए उनका वोट आपकी तरफ माइग्रेट नहीं हुआ है। इसको इस दृष्टि से भी देखेंगे डॉक्टर साहब, तो आप विद्वान आदमी, आपको और अच्छा लगेगा
कि आपकी 36 पार्टियों ने आपको वोट माइग्रेट नहीं करा पाई और हमारी जो है 22-25 पार्टियों ने वोट माइग्रेट करा दिया, तो आपके खिलाफ था ये गठबंधन जो है वो जो सफल हुआ कि आपके पक्ष में जो गठबंधन था वो सफल हुआ? इसको इस दृष्टि से आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज जो है अभी शर्मन नगेले जी ने जो कही है, वो जो आप कोई इस प्रदेश में कह सकता है कि दिग्विजय सिंह जी अच्छे उम्मीदवार नहीं है, या कोई इस प्रदेश में कह सकता है कि जो है बाकी जो हमारे उम्मीदवार थे, चाहे कुशवाहा हो, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा हो, चाहे जो है कमलेश्वर पटेल हो, चाहे ये अच्छे पे नहीं है क्या? परिस्थिति क्या हुई, चुनाव में परिणाम क्या है? आखिरी समय तक गणेश सिंह जी हार रहे थे, बाद में क्या हुआ है ये भी सब लोगों की जानकारी में हम लोगों की है कि किस तरीके से जो है बाद में मैनेज हुई हैं चीजें, और पूरा उनके खिलाफ बीजेपी पूरी पड़ी हुई थी। तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते का क्या हालात थी वो भी हमें मालूम है, और हमारा कैंडिडेट कहाँ पिछड़ा है वो भी है। तो ये चीजें जो है ये माइक्रो एनालिसिस की हैं, और इसमें जरूरी नहीं है, आज 8 सेगमेंट होते हैं विधानसभा के, तो 8 सेगमेंट में से किसी विशिष्ट सेगमेंट में हम पिछड़े हैं, किसी विशिष्ट सेगमेंट में हम आगे हुए हैं, तो उसके अपने रीजन्स है, वो रीजन्स को अब हम स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे। कोई भी असफलता या कोई भी हार हमें प्रेरणा देती है कि हम रिव्यू करें, हम जो है रिस्ट्रक्चर करें, हम रीस्ट्रेटेजाइज करें। तो ये तीनों चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? और जो है कमलनाथ जी वर्षों से एक बात कह रहे हैं कि हम जो है हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, भाजपा हमारी जो लड़ाई है उनके संगठन से। हम अपनी कमजोरी को जानते हैं, इस कमजोरी को दूर करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम फाइट में दिख रहे हैं। ना हमारे पास धन था, लूट लिया गया था, हमारी जो है सेना को भी लूट लिया गया था। आप देखें कि ये तो दावे कर रहे थे कि इनने 5 लाख लोगों का दल बदल करा दिया है, तो ये जो 5 लाख लोगों का दल बदल करने में इन्होंने माफ कीजिए भूपेन जी, रोकूंगा, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत हम वापस आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत दिलचस्प चर्चा भी हो रही है और विश्लेषण भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने भूपेन जी से बात की, अब चलते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ। डॉक्टर वाजपेयी, ये उनका कहना है कि आपका जो गठबंधन है वो माइग्रेट नहीं कर पाया वोटर को, एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई कुछ चूक होती है अगर मान लीजिए संगठन में तो रीस्ट्रक्चर होगा, रिव्यू होगा। ये रीस्ट्रक्चर ही तो हुआ था जीतू पटवारी जी को लाना, और वो कारगर नहीं हुआ। आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, भूपेन जी ने बड़ी स्टाइल से अपने एमएससीटी के अनुभव के हिसाब से गेंद को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन क्या होता है राजनीति में गणित सब कुछ नहीं, गणित नहीं होता, रसायन होता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब जैसे जर्मनी में हुआ था, जब हिटलर खड़ा हुआ था तो उसने जितने भी छोटे छोटे जेब कतरे चोर उचक्के इस टाइप के जो एनर्जेटिक लोग थे ना, नेगेटिव एनर्जी, उन सबको इकट्ठा करके सरकार बदल दी थी और कब्जा कर लिया था। तो कांग्रेस ने भी, इनके सबके मेल थोड़ा ना होते, जैसे टीएमसी ममता बनर्जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी तो कांग्रेस क्यों छोड़ती इनको? केजरीवाल है, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, जेल जा रहे, पानी पी के गाली देते रहे, लेकिन साथ में बड़ी मुश्किल से आ गए। तेजस्वी यादव, लालू यादव कन्विक्टेड आदमी है, फिर भी उनकी मतलब इन्होंने इन सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इन्होंने एक रसायन बनाया। फिर कह रहा हूं, अनुसूचित जाति वर्ग, मुस्लिम समुदाय के लिए, और कुछ पॉकेट्स में जहां पर पिछड़ी जातियां हैं, और उनके बीच भ्रमजाल फैलाने की कोशिश करी। इसीलिए कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं बढ़ेगी। फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इन्होंने मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। हमारी जो कह सकते हैं ना, हमारी सीटें क्यों कम होती हुई नहीं दिख रही उस मात्रा में, उसका रीजन ये कि हमारा कोई जनाधार बहुत कम हो रहा हो। अभी आंकड़े भी आ जाएंगे, उसमें आप देखिएगा। तो गठबंधन में इनकी स्थिति, इन्होंने सब ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए जो अन्य का फैक्टर है वो 20 के अंदर आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये देश का पहला चुनाव होगा, आप शाम तक बड़े बड़े विद्वान सब इसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो अन्य की संख्या है 20 के अंदर आना एग्जैक्टली बाइपोलर हो गया। मोदी जी और मोदी जी का विरोध, और मोदी जी का विरोध वो सब कर रहे थे जो आपस में तो एक दूसरे से खूब लड़ते, एक दूसरे को सुहाते नहीं है, इसीलिए इनके पता ही नहीं है कि नेता कौन होगा। लेकिन केवल एक, क्योंकि सत्ता से दूर हैं, तो हम कैसे मोदी जी को हटा दें, केवल इसलिए इकट्ठे हुए।
और इकट्ठे होके टारगेट सेक्शन वीकर सेक्शन है, गरीब आदमी है, पिछड़ा है, अशिक्षित है, क्योंकि उसको भरमाना आसान होता है, उसको भय दिलाना आसान होता है, वो करने का इनने प्रयास किया है। और इसी कारण मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर की ये फैक्टर्स उतना काम नहीं करते हैं, वहां पर इनका सुपड़ा साफ है। अब ये बता रहे, अब अरुण श्रीवास्तव जी के बहुत अच्छे कैंडिडेट है, आप तो भोपाल के ही हो, बम साहब के इनके बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, अब ये लगे जबरन की नहीं हमारे तो कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, वो तो फालतू में हार रहे। ऐसी बातें कैसी कौन स्वीकार करेगा? जवाब ले लेते हैं भूपेन जी। भयादोहन करके आप थोड़ा आगे की सीट तक पहुंचते जा रहे हो, ये आकलन है डॉक्टर वाजपेयी का जी की इस नई पूजा का मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आग्रह पूर्वक कि वो उसे ध्यान से सुने। इन्होंने जो है गठबंधन को कहा कि चोर उचक्कों को हमने एक साथ कर लिया। मैं इन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा, वाजपेयी जी जो है इस पार्टी से तब जुड़े हैं जब ये भाजपा बन चुकी थी। इन्हें जो है भारतीय जनसंघ का इतिहास नहीं मालूम। भारतीय जनसंघ पार्टी जो है गैर कांग्रेसवाद की पिछलग्गू पार्टी थी। ये लोहिया जी मैंने इस प्रकार से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। हिटलर का उदाहरण दिया था आपने, सुन लेते, जवाब सुन लेते। आऊंगा डॉक्टर वाजपेयी, आऊंगा, जवाब सुन लेते पूरा क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने तो मैंने नहीं कहा, मुझे तो कहने थे, मैंने नहीं कहा है, मैंने हिटलर का बताया था कि हिटलर ने किस प्रकार जर्मनी में ऐसा किया था। आप कम से कम इसको संशोधित बोला मैंने, बोला डॉक्टर वाजपेयी, मैंने बोला कि हिटलर के उदाहरण के तौर पे बोला था। क्या लाइन ले रहे हैं, सुन तो लेते हैं, भूपेन जी की पूरी बात तो आ जाए, बोलिए। नहीं वो तो देखिए, मुझे मालूम है वो आप शब्द बोलेंगे, वो टूटी फूटी चीजें बोलेंगे, बोलिए बहुत अच्छे से जानता हूँ जी, मुझे बोलने दें। अरे बोलिए भूपेन जी, बोलिए, बात पूरी करिए, चलिए। तो ये जो है, ये शुरुआत से जो है ये गैर कांग्रेसवाद की पिछलग्गू पार्टी थी। इनकी कोई हैसियत नहीं थी उस समय। ये जो है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चमचागिरी करते फिरते थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जिन पार्टियों को आपकी हिम्मत नहीं सुनने की, आपको पता नहीं आपकी चुनाव पे बात करिए, गठबंधन पे बात करिए, आप सुन लीजिए पहले। आपसे निवेदन है, आप उस पर चर्चा कर लेना अलग से बुला के, खूब गाली वगैरह नहीं आप अलग से बुला के कर लेना, तो मैं बताऊंगा कि कांग्रेस क्या थी। वो छोड़िए आप बात, मालूम नहीं है, इसलिए आप जो है। अच्छा बताइए, ममता बनर्जी क्यों आपको छोड़कर गई थी कि नहीं गई थी? इनकी बातें सुन लो, आप हमें माफ कर दो। आप नहीं बोलिए भाई, छोड़कर बोलिए भूपेन जी, बात पूरी करिए, चलिए फिर शर्मा जी के पास जाइए, बोलिए बात पूरी करिए। केजरीवाल आपको पानी पीकर गाली कीते थे कि नहीं देते थे? डॉक्टर वाजपेयी सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी में वो बीच में बोलेंगे तो शोर जैसा लगेगा। हाँ बोलिए भूपेन जी, बात जल्दी पूरी करिए। मर जाएंगे, सुन लीजिए आप। आपकी पार्टी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, चुनाव के कब्जे करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है। अडवाणी जी की रिपोर्ट उठा के देख लेना। आपको रोज गाली बकती जो कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप जो है बानिया करते हो, आप उसके लिए एक छोटी सी नगर निगम के लिए भी गिड़गिड़ाए हुए थे। आपने उनसे कंप्रोमाइज किया था। मैं आपको आपकी हिस्ट्री दे दूं, मैं आप क्या समझा रहे थे इसको। और आपने एक बार नहीं 3 बार कम्युनिस्टों से समझौता किया। रोज गाली बकते हो, बानी है। अरे भाई, ममता बनर्जी ने क्यों छोड़ दी पार्टी में, बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल से समझौता क्यों किया? मैं आज की बात कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ चले जा रहे हो। आप गलत इतिहास प्रस्तुत करते हो, आपको पता ही नहीं है। अब तीसरे मेहमान को इनका लेते, तीसरे मेहमान बहुत देर से नहीं किया, शर्मन जी को इनका लेते करूंगा। जब तीसरे मेहमान को इनका लेते, वक्त है, आऊंगा जरूर से। तीसरे मेहमान करते शर्मन जी। प्रवीण जी बोलिए। देंगे भैया, तो इनके मंत्रों का मतलब क्या है? अरे नहीं भाई, आपको मैं बहुत निष्पक्ष भाव में बैठा हूँ। मैं तीनों मेरे लिए सम्मानित गेस्ट हैं। मैं बहुत निष्पक्ष भाव में बैठा हूँ। एक बार शर्मन जी को इनका लेते, बहुत देर से नहीं गया उन तक बहुत देर से नहीं गया। तब तो दक्षिणा है। नहीं शर्मन जी को इनका लेते। शर्मन जी, एक मध्य प्रदेश में के संदर्भ में ही हम बात करते हैं। मैं बार बार अपनी जो क्षेत्रीयता है उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि चैनल भी हमारा रीजनल है। एक मार्कशीट इनकी तरफ से आएगी, भाई बीडी शर्मा शुभंकर के तौर पे कहे ही जाते हैं, ये और साबित भी हो जा रहा है। पहली अगुवाई वाला इलेक्शन बतौर सत्ताधीश मोहन यादव का वो दिख भी गया, वो रिजल्ट आ गया। अब इधर से हम देखें तो 2 बड़े नाम जो हमने पहले उच्चारित कर दिए शुरू के सवाल में, और अब तीसरे जीतू पटवारी। क्या बदलेगी सियासत एमपी के संदर्भ में दोनों पार्टियों के हिसाब से? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव और माननीय बीडी शर्मा जी ने
ना केवल अभी से काम किया, वो पहले से काम कर रहे थे और उसके परिणाम जो है ना अभी स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन शाम तक हो जाएंगे, उनके अनुकूल आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का नया चयन हुआ, पुराने प्रदेश अध्यक्ष से सहमति नहीं ली गई और दल बदल उनके जैसे ही उन्होंने पद संभाला लोग छोड़ के झागने लगे, मतलब लाइन लग गई, भगदड़ हो गई। तो उसका जो है ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एक नैतिक रूप से जो है ना वो उन पर असर पड़ा, वो एक डिमोरलाइज हो गया कार्यकर्ता। और उसके कारण जब व्यक्ति डिमोरलाइज होता है तो वो कहता हम हार तो रही हैं, अब क्यों वोट करने जाए। लेकिन बीजेपी का मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, देश के संदर्भ में कि हम 400 तो जीत ही रहे हैं तो हम क्यों वोट करने जाएं। तो दोनों ही चीजें आपस में तालमेल नहीं खाई। अब एक और मैं संदर्भ दे रहा हूं कि देखिए कल CSDS लोक नीति का एक पोस्ट सर्वे आया, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि NDA का जो वोट परसेंट है बीजेपी का वो 6% बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट परसेंट भी 5% बढ़ रहा। इस बात का संकेत जो भी परिणाम आ रहा है, कल ही CSDS लोक नीति ने जारी कर दिए थे। हालांकि मैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के समर्थन में कभी नहीं रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इनके तरीके दूसरे निकाल लेते हैं ये लोग। आपने ई सर्वे कराया क्या? आप मतदान सेंटर के पास गए तब हीट वेव के दौरान आपने पूछा क्या लोगों से, या आपने SMS से किया, टेलीकॉलिंग किया, ऑनलाइन किया, या आपने सीधा सवाल किया? ये इनके तरीके बदलते रहते हैं। बस CSDS का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि वो कुछ आंकड़े संजय कुमार जी ट्रांसपेरेंट के रूप में पब्लिक डोमेन में डालते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी अभी नैतिकता है। तो मैं ये बार इस बात का मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं इसका विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। अब एक जो जिन्होंने एक एजेंसी जिन्होंने सर्वे कराया, उनका कहना था कि साहब मोदी जी की लोकप्रियता जो है ना वो 3 टाइम ज्यादा है राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता कोविड के बाद भी 2 टाइम रह गई मोदी जी की तुलना में। फिर यहाँ मतदान में क्या हो गया? अब लोकप्रियता थी तो बिल्कुल एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि चुनाव के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टी में बदलेगा क्या नेताओं के लिहाज से? देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं स्पष्ट कहूं, माननीय मोहन यादव जी काम करते रहेंगे, माननीय BD शर्मा जी चलते रहेंगे, और जीतू पटवारी जी तो चूंकि राहुल गांधी जी के कोटरी के लोग हैं, उनको इसीलिए मतलब कमलनाथ जी को मैं सीधा आज कह रहा हूं, अभी तक नहीं कहा, उनको उनकी मतलब इंसल्ट करके उनको हटाया था। इसलिए जीतू पटवारी का और उमंग सिंगार का कुछ नहीं होने वाला, ये अभी कुछ नहीं होने वाला। एक बार डॉक्टर वाजपेयी को इन कर लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, एक सवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय परिदृश्य पर लेके चलते हैं आपको। मोदी जी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कर ली क्या आप लोगों ने? एक वजह ये भी रही कि उन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई कि पूरा इंजन बना लिया आपको कि सारे डब्बे उन्हीं के साथ जाएंगे, तो जितनी उन्होंने ताकत लगाई उसके नतीजे स्क्रीन पे दिखा दिए। बाकी के लोग भी और काम करते तो शायद बेहतर होता। नहीं, मुझे लगता है जो मेरी समझ में आ रहा है, फिर अगेन मैं कहूंगा, आप खुद भी देखिएगा प्रवीण जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, कि आप जब सीटों को निकालेंगे वो कौन सी सीटें हैं जो गई है, वो कौन से राज्य हैं, वो तो मैंने आपको बताया मोटा मोटा कि वहां पर क्या माहौल रहता है। अब मैं जब सीटों पर आऊंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और कम्युनल जो सांप्रदायिक आधार पर कुछ सीटें वल्नरेबल होती है प्रवीण जी, हमें लगता है हमें उसकी स्ट्रैटेजी को फिर से और मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे कि उन सीटों पर भी एक जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक नेशनलिस्ट जो हमारी अप्रोच है, उसको लेकर यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम है, लेकिन तो यूपी में अगर बड़ा नुकसान होता है या महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो जाता है सर, तो केवल कम्युनल आधार पे तो नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, ये अभी आप देखिए, आप 24 घंटे के अंदर सारे एनालिस्ट इस बात को रखेंगे। मैं अभी बहुत कुछ, देखिए मैं खुद पार्टी हूं तो मैं क्यों कहना चाहूंगा उन बातों को, पर समाजवादी पार्टी वहां पर कांग्रेस नहीं निकल कर आ रही है। कांग्रेस सीटें जीतती तो मैं एक बार की फिर भी एक कंसेशन देता अपनी इस बात से, लेकिन चूंकि रीजनल पार्टी में जातिगत स्तर पर वोटिंग हो रही है इन जगहों पर जहां एक 25, 30, 40 सीटों का मान के चलिए या 50 सीटों के आसपास मान के चलिए फेरबदल हुआ है बड़ा, तो स्वाभाविक है वो कोई मेन स्ट्रीम लाइन पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रहा है। हमको इसको समझना होगा। हमारे कैंपेन की कुछ चीजों को इन्होंने डिस्टॉर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया संविधान को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें भ्रम फैलाना आसान था कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बातों का देखिए आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, ये निहायत झूठ है।
हमने इसको क्लैरिफाई भी किया। अब पर जवाब कई बार लेते हैं, clarification अब जवाब काम लेते हैं और नहीं मैं आपसे करता। अनुरोध करूंगा कि देखिए वो मौन होकर सुन रहे हैं, तब आप भी उन्हें सुनिएगा जरूर। भूपेन जी, यही सवाल इस थोड़े से परिमार्जित करते हुए आपकी तरफ लेके आता हूं कि एक तरह से बिल्कुल हम साफ देख पा रहे हैं अभी तक रुझान के हिसाब से, नतीजे तो है नहीं कि वेव जैसा, लहर जैसा ऐसा दोनों के पक्ष में दिखा नहीं, आपको मार्जिन दिख रहा है, मतलब आपकी तरफ सहानुभूति लोगों की दिख रही है, इसलिए फिगर भी यहां तक आ रहा है, चाहे जो भी वजह रही हो, गठबंधन सहयोगी हो या जो भी कारक रहे हों, लेकिन ये दिख रहा है। तो वो बाकी के इन राज्यों में क्यों नहीं चला, मतलब छत्तीसगढ़ में भी नहीं चला, एमपी में भी नहीं चला? देखिए, जो है राजनीति जो लोग करते हैं और जिन्हें राजनीति समझ में आती है वो केवल प्रवचन नहीं करते, वो ये जानते हैं कि राजनीति जो है अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस का एक सिस्टम है, इसमें फोर्सेस अलाइन होती हैं। अभी इन्होंने कहा बार बार, 3 बार ये इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि एसटी सांप्रदायिक लोग इकट्ठे हो गए और नफरत करते हो। कौन कह रही है? कांग्रेस कह रही थी कि जो है आपकी भैंस चुरा के मुसलमान को दे देंगे, आपका जो है मंगल सूत्र लूट के मुसलमान को दे देंगे। ये नफरत जाहिर कौन कर रहा था? कांग्रेस ने तो नहीं की है। कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि जो है ये जो है संविधान खत्म कर देंगे। ये आपके लोग नेता कह रहे थे, एक नहीं 6 नेता कह रहे थे, ये हमने तो नहीं कहा। ठीक है, किस पे फोड़ना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस के ऊपर। इसीलिए जो है फोर्सेस अलाइंड हुई, इसीलिए वो एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने जो है अपनी पूरी शक्ति इस बात में लगाई कि अगर इस दिशा में देश की सरकार बढ़ना चाहती है तो इसे रोकना जरूरी है, और उन्होंने रोक भी दिया है। भूपेन जी, माफ कीजिए, रोकूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी मनोज उनके साथ हैं। कर रही थी कि 12 से 13 सीट, एग्जिट पोल को वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो पूरी 29 सीट के। % आज की स्थिति में केवल 31% पे हो रह गए, तो हमारा वोट परसेंटेज 61% के ऊपर चला गया। तो अब ऐसे में भी कांग्रेस अगर नहीं मानती तो इससे बढ़कर वो क्या नादानी होगी। फिर जब आप संगठन ने जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ा, महिलाओं के लिए कॉल सेंटर तक खोले गए, ये रणनीति सफल रही। निश्चित रूप से जब चुनाव अगर लड़ना है तो चुनाव के सभी मुद्दों पे हमको विचार करना, बारीकी से। और ऐसे में मोदी जी का नेतृत्व मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो परिणाम तो अच्छा नहीं है। सर, इस बार फिर मोदी सरकार बनी, बिल्कुल फिर एक बार मोदी सरकार बनी, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, और फिर से एक बार मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें जो है बीजेपी जीती। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो भूपेन जी के पास यही बात लेके जाएंगे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारे सहयोगी मनोज से बातचीत में कही कि भूपेन जी अब समझ जाइए, वो कह रहे हैं कि भाई वोट शेयर जो है अगर 61% के आसपास अभी तक पहुंचता हुआ उन्हें दिख रहा है, तो मानिए कि भाई पब्लिक आपको नकार रही है। एमपी के संदर्भ में बात कर रहे थे वो। देखिए, मैंने आपसे उनने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है, और उस महत्वपूर्ण बात को हम जो है सकारात्मक रूप से लेते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि हम रिव्यू भी करेंगे, रिस्ट्रक्चर भी करेंगे और स्ट्रेटेजाइज भी करेंगे। इसलिए नहीं कि कोई जो है मोहन यादव जी कह रहे हैं, ये हमारी अपनी जरूरत है, और इसको कमलनाथ जी लगातार इंगित भी करते रहे हैं, हमारे दूसरे बड़े नेता भी इंगित करते रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति मध्य प्रदेश में हम मान लीजिए पिछड़ गए हैं, या मध्य प्रदेश के जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं, ये हमारे लिए रिव्यू की बात के लिए प्रेरित करते हैं। देश के जो परिणाम आ रहे हैं तो उसमें मोदी जी रिव्यू करें, और उसमें जो है उसमें भी मोहन जी रिव्यू करें। ये जो है ये कहना चाहिए कि ये अकेली ऐसा नहीं है, देश का पूरा दृश्य बदल रहा है। और हम जो है ये देश का चुनाव लड़ रहे थे, अकेले मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो देश के संदर्भ में ये रिव्यू सबको करने की जरूरत है। जनता ने मौका सभी पार्टियों को दिया है। अगर कभी शाम तक के परिणामों के बाद मान लीजिए सरकार नहीं बन पाई, तब किसको रिव्यू करना है? ये सारी चीजें सामने हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता ने एक बार इस विषय को, इस विचार को खारिज किया है कि एक व्यक्ति को लेकर जो है हम देश को उसके हाथ में सौंप दें और उस
फौज का चरित्र, नीचे की फौज का कैरेक्टर, नीचे की फौज के कार्यशैली कैसी भी हो, वो डाकू गुंडा जैसे अभी डॉक्टर साहब जो कैरेक्टर्स गिना रहे थे, चोर उचक्के, ये मैं भी गिना रहा हूँ, मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति है कि एक व्यक्ति के आसपास सारा पोलराइजेशन करो, इसको जनता ने नकार दिया है। उसे अपने उम्मीदवार का चेहरा, अपने उम्मीदवार अब शर्मन जी को कर लेते हैं। शर्मन जी, बहुत सारे एजेंडे चले, मतलब मैं आ रहा हूँ डॉक्टर वाजपेयी आपके पास आ रहा हूँ। सर वो लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचेगा, नहीं तो आ ही रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लॉजिकल एंड पे 10 सेकंड 20 सेकंड बोलिए, चले तो फिर मेरा सवाल ही ले लीजिए, फिर जाऊंगा शर्मन जी के पास। वो कह रहे भाई एक व्यक्ति के हाथ में, इसी का परिष्कृत भाव मैंने पूछा था कि आपकी डिपेंडेंसी एक पे है, वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को सौंपने को खारिज किया गया है। डॉक्टर साहब आपके मंत्र फेल, पूजा अच्छी है। देखिए क्या है, आपको क्रेडिट मिल जाएगी। भूपेन जी अब आप भी सुन लीजिए, देखिए आपके बोलते वक्त रोका, वो मौन बैठे, फिर आपको पूरा सुना तो सुन लेते। डॉक्टर वाजपेयी बोलिए। पहली चीज तो आपका वक्तव्य ही गलत है कि खारिज किया। हम तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट दिया जा रहा है, तो आपका वक्तव्य वैसे ही खारिज हो गया। फिर भी मैं प्रश्न ये रखता हूं प्रवीण जी के सामने कि आप बीजेपी को मिला वोट प्रतिशत और संख्या सीटों की, कांग्रेस को मिला वोट प्रतिशत और संख्या, देश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश तो बेकार है भूपेन जी का, कांग्रेस का, इसलिए को छोड़ दीजिए। आप इसको जरूर देखिएगा और आप पाएंगे कि कांग्रेस रिजेक्टेड है, कांग्रेस रिजेक्टेड है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी में पुनः विश्वास जताया गया है। कहीं कहीं पर इन्होंने बरगलाने का प्रयास किया है, संविधान की किताब दिखा शर्मन जी को इनका लेते हैं, बहुत देर से नहीं गया उनके पास, माफ कीजिए शर्मन जी, जो कैंपेन हमने देखा, बीच बीच में और भी खबरें आती जा रही हैं, हालांकि ये तो सब केवल एक इनपुट है एक तरह का कि भाई भोपाल में जश्न वश्न की तैयारी शुरू हो गई है, आलोक शर्मा के जीतने को लेके होर्डिंग वोर्डिंग लग गए, शिवराज जी के बंगले के सामने भी लग गए, वो हालांकि बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब जो है खबरें आती रहेंगी। शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, कई तरह से चला ये कैंपेन, अलग अलग एजेंडे अलग अलग उसमें आए, कभी एंटी मुस्लिम भी आया, कभी प्रो मुस्लिम भी आया, कभी बाकी के जो कह रहे हैं मंगलसूत्र मुजरा, ये सब सारी चीज़ें भी आई। फिर जब 22 जनवरी के वक्त तक हम सब लोग माने जो आकलन कर लेते हैं सियासी स्थिति को, लग रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है, राम मंदिर जो है और कांग्रेस का नहीं जाना जो है वो एकदम से लोगों को पक्ष में ला देगा। तो ये एजेंडा आपको लगता नहीं काम किया क्या राम मंदिर वाला? देखिए माननीय प्रवीण जी, जनवरी से फरवरी के बीच में एक तरफा चुनाव लग रहा था, एक तरफा चुनाव की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी सामने नहीं है। विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में वो उभर के आए थे उस समय, उनकी पॉपुलैरिटी का जो देखा जाए, लेकिन वो धीरे धीरे कांग्रेस की पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गए। चाहे बात करें संविधान की, चाहे बात करें वो, मतलब आपका कहना है कि नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने। बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को सफाई देना पड़ी कि संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण समाप्त नहीं होगा, हम सबको धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। ये ना केवल वो चीजें, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पद की गरिमा के विपरीत जाकर कुछ टिप्पणियां की हैं, लेकिन वो असंसदीय नहीं थी, जैसे मुजरा वाली बात है या बाकी चीजें, इनसे बचना चाहिए था। वो सिर्फ इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक रणनीति का हिस्सा था कि देश में जो मूल मुद्दे हैं, जो वेलफेयर गवर्नमेंट के काम करते हैं, गरीब, रोजगार और लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरियां, इस पर चर्चा ना हो। हालांकि काम किया माननीय मोदी जी ने, 10 साल में बहुत काम किया, विकास हुआ भारत का, नौकरियां लगी लोगों को, भारत में बहुत इंडस्ट्री लगी, लेकिन इसके बाद भी एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सतत रहेगा वो। तो उससे उन्होंने एक इतर जो है ना कि इस तरह की बात कर दो जिससे कि लोग उस तरह की चर्चा ना करें, बहुत रणनीति पूर्वक ये बात उन्होंने बार बार, कभी मुजरा, कभी मंगलसूत्र, कभी मुस्लिम लीग, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो माननीय मोदी जी ने चर्चा करके जनता तक पहुंचाने का काम किया। ये महत्वपूर्ण बात। एक बात डॉक्टर वाजपेयी करेंगे, फिर चलेंगे भूपेन जी। डॉक्टर वाजपेयी, ये बात सही है कि अभी तक आप लोगों का इंप्रेशन जो था, मतलब एमपी में अभी भी है, कि आप एक पिच तैयार करते हो और कांग्रेस को कॉल करते हो कि आओ इसमें खेलो। इस बार शर्मन जी का भी आकलन है और कुछ हद तक ये लग भी रहा कि कांग्रेस, आप खेलने गए कांग्रेस की पिच में, इसलिए नुकसान हो गया, अगर होगा तो। मैं
मैं अब इन सब बातों का आकलन हमको तब करना चाहिए जब इनका हम इम्पैक्ट एनालिसिस एविडेंस बेस्ड करें। तो एविडेंस बेस्ड जब हम एनालिसिस करेंगे तभी हम इन बिंदुओं को देख पाएंगे। ऐसे लूज टॉक करने का तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि जहां पर गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि एक राजस्थान को यदि छोड़ दें तो कांग्रेस के कोई पक्ष में माहौल नहीं रहा। मैं फिर रिपीट करूंगा, हाँ, जो एक गठबंधन इकट्ठा हुआ है उसने एक सेक्शन विशेष में जाकर जो रणनीति बनाई वो उनकी कहीं कहीं सफल हुई है, इसमें नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, हम अपने वोट बैंक को बढ़ाने में भी कामयाब रहे हैं प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन सेक्शंस में हमको चुनौती मिली है, जिसकी वजह से आज हमारी संख्या कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको लेकर हम विचार करेंगे कि उन सैंक्शंस में हमारे विपक्ष के लोग किन बातों को लेकर गए और हम क्यों नहीं उसको काउंटर कर पाए उन जगहों पर। तो ऐसा नहीं कि लोग समझते नहीं है। तो ये एक बहुत बहुआयामी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको हम एक सिंगल यार्डस्टिक से पूरे देश के लिए देख सकते हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव के परिणाम अलग अलग हैं, इसीलिए आप सिंगल यार्डस्टिक से तो नहीं देख पाएंगे। कह सकते हैं कि चुनाव लोकल स्तर पर भी बहुत जगह गया है, आमतौर पे नहीं तो एक नेशनल वे में चुनाव हो जाता है, पर मैं देख रहा हूं कि ये चुनाव स्थानीय स्तर पर भी बहुत जगह गया है। ठीक, भूपेन जी, एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो फैक्ट पे ही है। डॉक्टर वाजपेयी ने भी कहा कि लूज टॉक नहीं होना, फैक्ट पे ही बात हो। तो अभी तो खैर वो फैक्ट पूरे उजागर हुए नहीं क्योंकि पूरे रिजल्ट आए नहीं, लेकिन एक फिक्स आपका वोट बैंक था ना भाई। आप पिछले बार 34.5% वोट बैंक पे थे, विधानसभा चुनाव वक्त आप 40% के वोट शेयर पे थे। अगर अभी इस बार कम हो रहा है तो ये आपके लिए, एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो आपके लिए चिंता की बात नहीं कि जो आपका जो सेट वोटर है वो भी शिफ्ट हो रहा है, जो जैसे डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं? देखिए, वाजपेयी जी तो कुछ मंत्र भी उल्टे पड़ गए हैं और पूजा चूंकि चल रही है इसलिए जो है अब उल्टे मंत्र को भी कोई पंडित जी को टोकता नहीं है। अच्छा, अभी इनका मैं बहुत पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आधे रास्ते आ गए हमारी तरफ के साथ। जो है कहीं कहीं कमी हो गई है, इन सीटें कुछ इनकी हाथ से छूट गई, ये सब बातें इन्होंने स्वीकार कर ली। और सबसे बड़ी बात मैं जो है नगेले जी को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो बात मूलतः मैं कहना चाहता था मोस्टली सारी बातें जो है नगेले जी ने भी बोल दी। अब दूसरी चीज जो है ना कि उनकी इंसल्ट करके बाहर किया, बस ये बेटे बहुत अच्छी बात कही है। गिरमा तोड़ देते हैं भाई, दादा गिरमा मत तोड़ो, मेरी बात सुनो। और आप जो है दुश्मन नहीं है, ये भाषा आप लोगों ने बना दी है देश की। हम और आप जो है मनुष्य हैं और मित्र हैं। बहुत विद्वान रखता है, वो पैनल बहुत अच्छा है इस वक्त। हाँ प्रभु, आप इतने बेचैन हो जाएंगे तो क्या होगा, और आप जो है बनेंगे नगर अध्यक्ष तो हमें खुशी होगी। अध्यक्ष नहीं भाई, चेयरमैन। हाँ चलो, लेकिन पूरी बात तो सुनो मेरे भाई। हाँ। और मैं तारीफ कर रहा हूँ कि भैया हम तो जो है विचार करेंगे मोहन यादव जी की बात पर भी, और आप जो है लड़ने पे तुले हुए हो। ठीक है, जो बात अभी जो वाजपेयी जी ने कही है, ये बात जो है ये स्पष्ट ये है कि जो पोलराइजेशन जिस दिशा में जब जो फोर्सेस की अलाइनमेंट होती है, इसको कुछ लोग अपने तरीके से ध्रुवीकरण कहते हैं, कुछ कहते हैं ये कह रहे हैं भ्रम में फैला दिया हमने लोगों ने। तुम भी भ्रम फैला। माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त इजाजत नहीं देता अब इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप देखते रहिए BSTV, क्योंकि इलेक्शन से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट, नतीजे किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तमाम विश्लेषण और बड़ी खबरें आप देखते रहेंगे सिर्फ BSTV पर।